नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी रहस्यमयी, रोमांचक और भावनाओं से भरी हिंदी ऑडियो कहानियाँ। तो आंखें बंद कीजिए, मन को कहानी के साथ बहने दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और शक्तियां लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, समुदाय या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम या घटना की समानता वास्तविक जीवन से हो, तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। अध्याय 191 हैसियत का जवाब। करण ने उस आदमी को ऐसे देखा मानो वह उसकी नजरों में कुछ भी न हो। उसकी आंखों में गहरी घृणा साफ झलक रही थी। क्या? करण ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे कपड़े खरीदने से तुम्हें तकलीफ हो रही है। जब से हम इस शहर में आए हैं, तुम दोनों ही हमें निशाना बना रहे हो। कभी तिरस्कार, कभी ताने। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, खुद को हर समय दूसरों से ऊपर समझते हैं और जिन्हें वे कमज़ोर मानते हैं उन पर कीचड़ उछालते रहते हैं। करण ऐसे लोगों से बहस करना नहीं चाहता था, लेकिन जब वही लोग बार बार रास्ता रोकें तो चुप रहना भी बेकार हो जाता है। अगर तुम्हें कपड़े नहीं मिल रहे, वह औरत कमर मटकाते हुए व्यंग्य से बोली, तो क्या हम जिम्मेदार हैं? तुम जैसे बाहरी लोग यहाँ के कपड़े खरीद भी सकते हैं। उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ दिख रही थी। त्यानतियान की सुंदरता और शालीनता उसे भीतर से जला रही थी। ऐसे लोगों को नीचा दिखाकर उसे सुकून मिलता था। करण ने उसकी ओर दोबारा देखा तक नहीं। वह सीधे दुकान के मैनेजर की ओर मुड़ा और शांत स्वर में बोला, ये सारे कपड़े पैक कर दीजिए और आगे से इस तरह के लोगों को दुकान में आने मत दीजिए। ये पूरे स्टोर की इज्जत गिराते हैं। मैनेजर ने नौकरानी की ओर देखा। नौकरानी तुरंत समझ गई। उसने विनम्र स्वर में कहा, महोदय, इन कपड़ों की कुल कीमत 2500 मध्यम स्तर की मुद्रा है। अरे! वह आदमी जोर से हंस पड़ा। 2500? हाँ हाँ, क्या तुमने कभी इतनी रकम देखी भी है? उसे पूरा यकीन था ये एक देहाती इतना भुगतान कभी नहीं कर पाएंगे। त्यानतियान ने धीरे से करण की बांह पकड़ी। भैया, उसकी आवाज़ में संकोच था, यहाँ के कपड़े बहुत महंगे हैं। चलो कहीं और देख लेते हैं। इतनी रकम से परिवार के बच्चे लंबे समय तक अभ्यास कर सकते हैं। पैसे नहीं हैं तो यहाँ से निकलो। वह औरत तुरंत चिल्लाई, बड़ा बनने का नाटक मत करो। करण ने एक गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे उसने अपनी थैली से एक काला बैग निकाला। जैसे ही बैग खुला, पूरा स्टोर सन रह गया। अंदर ऊंचे स्तर की मुद्रा भरी पड़ी थी। ये क्या? औरत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इतनी सारी उच्च स्तर की मुद्रा! दुकान में मौजूद हर व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। कम से कम 100 से ज़्यादा नहीं, 200 के करीब हैं। फुसफुसाहटें चारों ओर गूंजने लगीं। करण ने बैग से कुछ मुद्राएं निकालीं, मैनेजर की ओर बढ़ाईं और शांत स्वर में बोला, ये काफ़ी है, गिनने की ज़रूरत है। मैनेजर ने लगभग झुकते हुए कहा, महोदय, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर वह उस आदमी और औरत की ओर मुड़ा, आप दोनों का अब इस दुकान में स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाएं। उन दोनों के चेहरे पत्थर जैसे जड़ हो गए। वे समझ चुके थे उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया था। चेन्यान की भीड़ में आज पहली बार किसी ने करण की हैसियत अपनी आंखों से देखी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 192 पहाड़ों में घात। मैनेजर की बात सुनते ही उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, चलते हैं। उसने काले थैले की ओर जहरीली नज़र डाली और उस मोटी औरत को साथ लेकर तेजी से बाहर निकल गया। औरत का चेहरा शर्म और अपमान से भर चुका था। जाते जाते उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, मानो पूरी दुनिया से छुप जाना चाहती हो। हाँ, ये दोनों तो बड़े मज़ेदार निकले। भीड़ में से किसी ने हंसते हुए कहा। दूसरों को देहाती कह रहे थे और खुद ने शायद जिंदगी में
इतनी मुद्रा देखी भी नहीं होगी। बिल्कुल, दूसरे ने जोड़ा, उस औरत की हालत देखी थी। लग रहा था अभी थैला छीनकर भाग जाएगी। और वो आदमी, तीसरे ने ठहाका लगाया, पूरा का पूरा थैले में ही घुस गया था। देहाती तो वही निकला। हंसी की आवाज़ पूरी दुकान में गूंज उठी। ऐसे लोग जो हर समय दूसरों को नीचा दिखाते हैं, किसी को भी पसंद नहीं आते। मैनेजर ने भीड़ को शांत किया और फिर करण के सामने सम्मान से झुककर पूछा, मेहमान, क्या आप संतुष्ट हैं? करण ने हल्के से सिर हिलाया। अब असंतोष की कोई वजह ही नहीं थी। त्यानतियान, चलो। हाँ भैया। त्यानतियान कपड़ों के पैकेट पकड़े, खुशी खुशी बोली, अब चलो खाने पीने की चीजें देखते हैं। करण ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और दोनों दुकान से बाहर निकल गए। मेहमान, फिर आइएगा, मैनेजर ने खुद बाहर तक छोड़ते हुए कहा। आज की कमाई शायद उसके पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा थी। चलते हुए करण ने कहा, त्यानतियान, खाना खाकर आज जल्दी आराम करेंगे। कल मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह ले चलूंगा। अच्छी जगह? त्यानतियान की आंखें चमक उठीं। कौन सी जगह भैया? करण मुस्कुराया। ज़ियून पर्वत श्रृंखला। अगली सुबह सराय में भोजन के बाद करण और त्यानतियान सीधे ज़ियून पर्वत की ओर निकल पड़े। भैया, पहाड़ों की ओर देखते हुए त्यानतियान ने थोड़ा घबरा कर पूछा, क्या वहाँ खतरा नहीं होगा? ये ज़ियून पर्वत हमारे ल्यूचेंग के जंगल जैसे नहीं हैं। मैंने सुना है यहाँ बहुत शक्तिशाली दैत्य पशु रहते हैं। ऐसे दैत्य पशु आम लोगों के लिए भयानक होते थे और करण की उम्र में घबराना स्वाभाविक था। करण ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। चिंता मत करो, कोई भी दैत्य पशु हो, भैया संभाल लेगा, तुम आराम से घूमना। तभी हा, शायद तुम्हें दैत्य पशु देखने का मौका ही न मिले। एक घिनौनी हंसी जंगल में गूंज उठी। कौन है? त्यानतियान घबरा गई और चारों ओर देखने लगी। सामने से एक आदमी निकला, वही जो कपड़ों की दुकान में ताने मार रहा था। यही है, वह हंसते हुए बोला, इसी के पास ढेर सारी मुद्रा है। ढेर सारी मुद्रा? करण के पीछे से 3 और लोग निकल आए। उनमें से एक ने अपनी धारदार छुरी पर उंगली फिराई और दांत दिखाकर बोला, चलो देखते हैं कितनी मुद्रा है तुम्हारे पास। तुम लोग कौन हो? त्यानतियान ने हिम्मत करके पूछा, हमें क्यों रोक रहे हो? वह आदमी हंसते हुए तलवार लहराने लगा। ज्यादा सवाल मत करो, या तो खुद से मुद्रा दे दो या फिर 3 बार 6 छेद, एक चुन लो। फिर उसकी नज़र त्यानतियान पर पड़ी और वह घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, वैसे इतनी खूबसूरत लड़की मर जाए तो अफसोस होगा, क्यों न हम भाइयों के साथ थोड़ा मज़ा कर ले। जंगल की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 193, सफ़ेद कपड़ों वाला। भैया, अब क्या करें? त्यानतियान का शरीर उन आदमियों की बातें सुनकर हल्का सा कांप उठा। डर के मारे उसने करण की बांह कसकर पकड़ ली। करण ने अपनी बहन के हाथ पर हल्की सी थपकी दी और मुस्कराकर कहा, डरो मत बहन, मैं तुम्हें इन गंदे लोगों से मिलवाने ही लाया था ताकि तुम्हें पता चले इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कोई राक्षस नहीं बल्कि इंसान होते हैं। भाई की शांत मुस्कान देखकर त्यानतियान का डर काफी हद तक कम हो गया। जब तक भैया साथ है उसे किसी चीज का डर नहीं था। हा, चारों लुटेरे जोर से हंस पड़े। अब बातों का कोई फायदा नहीं, हम चारों काफी ऊंचे स्तर के योद्धा हैं, भागना नामुमकिन है। चुपचाप अपनी सारी मुद्रा निकाल दो। उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। आज उन्हें अच्छी लूट मिल गई थी। करण ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं सोच रहा था कि तुम लोग पहाड़ों के अंदर कुछ करोगे, लेकिन यहाँ पहुँचते ही तुम्हारा धैर्य टूट गया। लगता है मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा समझदार मान लिया था। क्या? एक लुटेरे का चेहरा फीका पड़ गया। क्या तुम्हें पहले से पता था कि हम पीछा कर रहे हैं? दूसरे ने तुरंत कहा, झूठ बोल रहा है, अगर इसे पता होता तो ये यहाँ आता ही नहीं। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके भीतर ऊर्जा चुपचाप इकट्ठा होने लगी। 4 साधारण योद्धा
उसके लिए ये सिर्फ कूड़ा थे। उसके पास उच्च स्तरीय कौशल, बेहतरीन तकनीक और पिछले जीवन का अनुभव था। इन लोगों को मिटाने के लिए दूसरी चाल की जरूरत ही नहीं थी। तभी धृष्ट मेरे सामने हत्या करने की हिम्मत। वाकई मौत से नहीं डरते। एक ठंडी आवाज दूर से गूंज उठी। सफेद कपड़ों में एक युवक आकाश से सीटी जैसी आवाज के साथ नीचे उतरा। उसकी गति इतनी तेज थी कि करण भी उसकी चाल पूरी तरह देख नहीं पाया। उसके हाथ में पतली तलवार थी। उम्र लगभग 20-22 वर्ष। भौहें तलवार जैसी तीखी और आभा बेहद तेजस्वी। तुम कौन हो? लुटेरों का दिल धक सा रह गया। इतनी भयानक आभा, क्या ये अत्यंत उच्च स्तर का योद्धा है? चेन्यांग के आसपास ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। करण ने सफेद कपड़ों वाले युवक को देखा। उसके दिल में खतरे की घंटी बजी। साथ ही एक अजीब सी पहचान का एहसास भी हुआ, लेकिन वह याद नहीं कर पाया कि उसे कहाँ देखा था। नाम बताओ, एक लुटेरे ने जबरदस्ती दिखाते हुए कहा। सफेद कपड़ों वाला युवक हल्का सा हंसा। मेरा नाम। उसने सिर झुकाया। तुम इसके काबिल नहीं हो। उसने तलवार घुमाई। अगले ही पल उसकी आकृति गायब हो गई। श्विश श्विश श्विश। तलवार की चमक आंख झपकते ही चारों लुटेरों के बीच नाच गई। जब सफेद कपड़ों वाला युवक फिर से अपनी जगह खड़ा था, चारों लुटेरे खून के तालाब में गिरे पड़े थे। जिस आदमी ने कपड़ों की दुकान में करण और त्यान को देहाती कहा था, वह भी निष्प्राण पड़ा था। युवक ने तलवार म्यान में डाली, मुड़ा और करण से बोला, हो गया। तुम लोग जियून पर्वत में ज्यादा मत आया करो, ये जगह खतरनाक है। ये कहकर वह जाने लगा। रुको, करण ने अचानक कहा। सफेद कपड़ों वाला युवक रुक गया और मुड़कर बोला, अगर यह सोच रहे हो कि मैं तुम्हें वापस छोड़ने चलूं, तो भूल जाओ। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं। चेन्यांग ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। हवा में अब भी खून की गंध तैर रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 194 पुराने मित्र की पहचान। करण मुस्कुराया और बोला, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका कि तुम हमें वापस छोड़ने चलो। जियून पर्वत भले ही खतरनाक हो, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। सफेद वस्त्रधारी युवक हल्का सा चौंका। असल में करण ने उसे रोका था क्योंकि वह उसे पहचान चुका था। पिछले जीवन में यही वह व्यक्ति था जो हजारों वर्षों तक उसका सबसे भरोसेमंद मित्र रहा था। हजारों साल की दोस्ती एक ही तलवार चाल में पहचान ली गई। करण के मन में अनायास ही एक भाव उठा, दुनिया सच में बहुत छोटी है। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? सफेद कपड़ों वाले युवक ने संदेह से पूछा। आमतौर पर लोग उसकी आभा देखकर डर जाते थे, लेकिन ये युवक बिल्कुल शांत था। मैंने तुम्हें इसलिए रोका, करण ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती? सफेद वस्त्रधारी युवक हल्का सा ठिठका। हम पहली बार मिले हैं और तुम दोस्ती की बात कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं मैं तुम्हें धोखा दे दूं? करण ने हल्की सांस ली। क्षण भर में उसका मध्य आयु वाला रूप धीरे धीरे मिट गया। उसकी असली युवा आकृति सामने आ गई। तुम? सफेद कपड़ों वाला युवक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ये कैसे किया? अपने पुराने मित्र की ये प्रतिक्रिया देखकर करण हंस पड़ा। पिछले जीवन में जिस व्यक्ति ने अनगिनत युद्ध देखे थे, आज वह ऐसे चौंक रहा था मानो दुनिया पहली बार देखी हो। ये सिर्फ भेष बदलने की दवा थी। करण ने मुस्कराकर कहा, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं। सफेद वस्त्रधारी युवक गंभीर हो गया। अगर तुम अपनी पहचान छुपाए हुए थे, तो फिर मुझे दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? करण की आंखें बिल्कुल साफ थीं, क्योंकि उसने शांत स्वर में कहा, अगर दोस्त बनना है तो धोखा नहीं दिया जाता। दोस्त? सफेद वस्त्रधारी युवक कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक वह हंसा। ठीक है, उसने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। करण के दिल में एक पुरानी गर्माहट लौट आई। पिछले जीवन का वह सीधा सादा निडर मित्र आज भी वैसा ही था। मेरा नाम
जुएवुया है, सफ़ेद वस्त्रधारी युवक बोला। करण मन ही मन मुस्कुराया। वही नाम, वही स्वभाव। तुम ज़ियुन पर्वत क्यों आए हो? जुएवुया ने जिज्ञासा से पूछा। दो किशोरों को इस खतरनाक जगह पर देखकर उसे सच में हैरानी हो रही थी। करण ने मजाकिया लहजे में कहा, घूमने आए हैं, घूमने। जुएवुया ने अविश्वास से तियानतियान की ओर देखा। यहाँ घूमने लायक क्या है? बहुत कुछ। करण हंस पड़ा। जैसे तुम, अगर ज़ियुन पर्वत न आता तो ऐसे कमाल के इंसान से मुलाकात कैसे होती? करण ने मन ही मन किस्मत को सलाम किया। इतनी विशाल दुनिया में अपने पुराने मित्र से इस तरह मिलना संयोग नहीं, भाग्य था। जुएवुया ने सिर हिलाया। अजीब इंसान हो तुम, पहली मुलाकात में दोस्ती की बात करते हो। करण मुस्कुराया। कुछ दोस्ती समय नहीं मांगती, बस पहचान मांगती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 195 बराबरी की परीक्षा। करण मुस्कुराया और बोला, तुम भी तो अलग नहीं हो। पहली ही मुलाकात में तुम भी मुझसे दोस्त बन गए थे। जुएवुया ने माथा खुजलाया। आज उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़े इस युवक से वह इतनी आसानी से दोस्ती क्यों कर बैठा। शायद इस लड़के की ईमानदारी या फिर उसकी सहजता, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है। करण बोला, तो तुम ज़ियुन पर्वत अनुभव लेने आए हो, है ना? तुम्हें कैसे पता? जुएवुया चौंक गया। आमतौर पर ज़ियुन पर्वत में आने वाले या तो संसाधन कमाने आते थे या फिर दुर्लभ वस्तुएं ढूंढने। सिर्फ अनुभव के लिए आने वाले बहुत कम होते थे। फिर भी इस युवक ने एकदम सही अनुमान लगा लिया था। करण मन ही मन मुस्कुराया। ये वही जुएवुया था, पूरा का पूरा युद्ध का दीवाना। जहां सुना कि लड़ाई मिलेगी वहीं पहुंच जाता था। ऊंचे स्वर में करण बोला, तुम्हारे शरीर से खून की गंध नहीं आती और न ही तुम्हारे कदमों में जल्दबाजी है, इसी से मैंने अंदाज़ा लगाया। जुएवुया ने सिर हिला दिया। वह पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। मेरा नाम करण है, करण ने कहा, और यह मेरी बहन तियानतियान है। अगर तुम सच में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो इस तरह का अनुभव पूरी तरह बेकार तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम का भी नहीं। ज़्यादा काम का नहीं। जुएवुया हंस पड़ा। तुम समझते नहीं हो, जितना ऊंचा स्तर उतनी ज़्यादा लड़ाई ज़रूरी होती है। लगातार संघर्ष से ही असली समझ आती है। करण ने शांत भाव से सिर हिलाया। फिर अचानक उसने हाथ आगे बढ़ाया, तो क्यों न हम दोनों थोड़ा अभ्यास कर लें। वह चाहता था कि जुएवुया उसे सिर्फ दोस्त न माने, बल्कि उसकी ताकत भी देखे। आखिरकार ड्रैगन सांपों से दोस्ती नहीं करते, सिर्फ बराबरी वालों के साथ खड़े होते हैं। तुम मुझसे, जुएवुया ने अपनी ओर इशारा किया, मजाक कर रहे हो? मैं एक ऊंचे स्तर का योद्धा हूँ। करण ने शांति से कहा, ठीक है, तो मैं भी अपना स्तर उतना ही रखूंगा। क्या? जुएवुया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसी पल करण की आभा अचानक बदल गई। एक शक्तिशाली दबाव चारों ओर फैल गया। हवा भारी हो गई। अब का करण वह शांत युवक नहीं था, वह एक छुपा हुआ शिकारी बन चुका था, तेज, खतरनाक और भय पैदा करने वाला। जुएवुया की आंखों में उत्साह चमक उठा। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत, कमाल। ऐसे इंसान से मुकाबला करना ही असल मजा था। तियानतियान, एक तरफ हट जाओ, करण ने शांत स्वर में कहा। उसने पहले ही आसपास की स्थिति जांच ली थी। कोई खतरा नहीं था, और अगर होता भी तो वह वहीं था। ठीक है, तियानतियान ने सिर हिलाया और शांति से एक ओर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अपने भाई पर टिकी थीं। तैयार हो? जुएवुया ने पतली तलवार निकालते हुए कहा। मैं अब वार करने वाला हूँ। हवा थम गई, जमीन सन हो गई। दो प्रतिभाएं आमने सामने खड़ी थीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 196 तलवार की गहराई। आओ, करण ने गंभीर स्वर में कहा। जुएवुया एक सच्चा तलवार प्रतिभाशाली था। उसके सामने जरा सी भी लापरवाही सीधे हार में बदल सकती थी। पैरों की हल्की सी आहट के साथ जुएवुया अपनी जगह से गायब हो गया।
अगले ही पल वह सीधे करण के सामने था। तलवार बिजली की तरह निकली, कोण बेहद चालाक, गति हवा जैसी, और लगभग बिना किसी आवाज के, बहुत धीमी। करण हल्के से मुस्कुराया, उसने हथेली से तलवार की धार को झटका, एक कदम आगे बढ़ा, और पलक झपकते ही जुएबुया के उस स्थान पर पहुंच गया जहां से बचना नामुमकिन था। धड़ाम, एक सीधा मुक्का जुएबुया के सीने पर लगा। जुएबुया का दिल जोर से धड़क उठा, उसे ऐसा लगा मानो किसी प्राचीन दैत्य ने उस पर नजर गड़ा दी हो। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी करण पहले से ही उस रास्ते पर खड़ा था जहां से जुएबुया बचने वाला था। एक हल्का सा वार, जुएबुया का संतुलन पूरी तरह टूट गया। वह गिरने ही वाला था, लेकिन करण ने मुंके को हथेली में बदला और उसे थाम लिया। मैं हार गया, जुएबुया ने सीधे स्वीकार कर लिया। करण मुस्कुराया, कुछ नहीं, मुझे बस तुमसे ज्यादा युद्ध का अनुभव है। थोड़ा और अभ्यास करो, तुम मुझसे जरूर बेहतर हो जाओगे। जुएबुया ने सिर हिलाया। हार तो हार होती है, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा अनुभवी कैसे हो सकते हो? मैं रोज खतरनाक पशुओं से लड़ता हूँ, दिन में कई बार, और तुम अब तक कितनी उम्र के हो? करण बस मुस्कुराया, उसने कुछ नहीं कहा। 10,000 साल की जिंदगी कौन समझ पाता? तुमने ये कैसे किया? जुएबुया ने उत्सुकता से पूछा। तुम तेज थे, लेकिन हर बार मुझे ऐसा लगा कि भागने की कोई जगह ही नहीं है। करण ने अचानक पूछा, क्या तुम्हारे पास कई तलवारें हैं? हाँ, जुएबुया ने कहा, लेकिन ये सब खास तौर पर बनाई गई पतली तलवारें हैं। उसने अपने भंडार से एक पतली तलवार निकाली। ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे दे दो, करण बोला। सिर्फ सुनाने से तुम नहीं समझोगे, खुद देखकर ही तलवार की असली गहराई समझ आएगी। जुएबुया ने तलवार आगे बढ़ा दी, लेकिन ये तलवार मेरे लिए बनाई गई है, शायद तुम्हें जमे नहीं। करण ने तलवार थामी, हल्का सा घुमाव दिया और मुस्कुराया। मुझे यही पसंद है, क्योंकि ये बहुत तेज है। जुएबुया का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। एक ही नज़र में वह समझ गया, करण का साधारण सा तलवार घुमाना भी उससे कहीं ज्यादा सुंदर था। मानो ये तलवार करण के लिए ही बनी हो, और वह खुद किसी बाहरी आदमी जैसा लगने लगा। तैयार हो? करण ने गहरी आवाज में पूछा। तैयार, जुएबुया ने मुद्रा संभाल ली। करण ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आभा पूरी तरह बदल गई। अगर अभी तक वह एक अडिग पहाड़ जैसा था, तो अब वह अथाह समुद्र बन चुका था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 197, समुद्र जैसी तलवार। करण की आगे बढ़ने की गति कोई चौंका देने वाली नहीं थी। वह न तो हवा चीर रहा था, न ही बिजली की तरह लपक रहा था। वह तो लगभग टहलते हुए आगे बढ़ रहा था, इतना धीमा कि त्यानतियान भी उसकी हर हरकत साफ साफ देख पा रही थी। लेकिन जुएबुया को ऐसा लग रहा था मानो एक विशाल पहाड़ उस पर आकर टिक गया हो। करण की मौजूदगी हर पल और भारी होती जा रही थी, और उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसे और भी अपराजय लगता जा रहा था। जुएबुया समझ गया, अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा, तो शायद वह वार करने की हिम्मत ही खो देगा। और इससे पहले कि डर पूरी तरह उसके मन पर हावी हो जाए, उसने सोचना छोड़ दिया। जुएबुया अचानक आगे झपटा, तलवार सीधी करण की ओर गई। हवा चीरती हुई उसके चारों ओर लहरें सी फैल गईं। ये तलवार बिजली जैसी थी, इतनी तेज कि पकड़ से बाहर। यही जुएबुया की असली ताकत थी। टिंग, एक हल्की सी आवाज गूंजी। करण की तलवार ठीक जुएबुया की तलवार की नोक पर आकर लगी। ये कैसे संभव है? जुएबुया सन्न रह गया। उसकी तलवार कला तेजी के लिए मशहूर थी, वह इसी पर गर्व करता था, लेकिन अब उसकी सबसे तेज तलवार सीधे नोक पर रोक दी गई थी। क्या यह मुमकिन है कि करण की तलवार कला इतनी आगे निकल चुकी हो कि उससे तेजी की परवाह ही न हो? यह विचार क्षण भर में उसके मन से गुजरा। जुएबुया ने पूरा ध्यान समेट लिया और पूरी ताकत से लड़ने लगा। अब कोई भटकाव नहीं, ये लड़ाई यहीं समाप्त होनी थी। लेकिन जितनी देर लड़ाई चली, उतना ही जुएबुया का दिल कांपता गया।
करण मानो उसे खिला रहा था। वार बहुत कम, रोग ज्यादा। कई बार जुए वुया की छोटी सी चूक करण ने पकड़ ली, लेकिन हर बार उसे छोड़ दिया। ऐसी कोई भी चूक हार तय कर सकती थी। फिर भी करण ने एक भी मौका नहीं लिया। वह मानो अभ्यास कर रहा हो। अब जुए वुया ने सोचना छोड़ दिया। उसने पूरा ध्यान करण की तलवार पर लगा दिया। अगर करण उसे तलवार दिखाना चाहता था तो वह पूरा देखेगा। बस करण की तलवार जुएवुया के माथे पर रुक गई। धन्यवाद, जुएवुया ने पूरे मन से कहा। तुम्हारी तलवार के लिए उसे पता नहीं था, असल में करण ही उसे तलवार की राह दिखा रहा था। ये तलवार कला समुद्र जैसी थी, एक चाल के बाद दूसरी, बिना अंत, बिना किनारे, और सबसे अद्भुत बात, ये तलवार तेजी पर ही आधारित थी, बिल्कुल उसकी अपनी राह जैसी। अगर करण पूरी ताकत से वार करता तो जुएवुया जानता था वह 3 चाल भी नहीं झेल पाता। चाहिए, करण मुस्कुराया। जुएवुया की आंखों में लालसा छिपी नहीं रह सकी। हाँ, उसने बिना झिझक कहा। वह पहले से तेज तलवार की राह पर था, और जो अभी उसने देखा वह तो उसी राह की पराकाष्ठा थी। ठीक है, करण बोला, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसके बाद करण ने एक एक करके तलवार की बारीकियां समझाईं। कैसे चाल बदलनी है, कैसे वार खोलना है, कैसे विरोधी की गति पढ़नी है, और किस मनस्थिति में तलवार उठानी है। कुछ भी नहीं छोड़ा। जुएवुया सुनते ही डूबता चला गया। उसे बस यही लग रहा था, ये तलवार अनंत है, अकथ है, अद्भुत, सच में अद्भुत। जुएवुया जोर से बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तलवार ऐसे भी चल सकती है। यहाँ तक की बातें इसी स्तर तक की हैं। करण ने शांत स्वर में कहा, इसके आगे तलवार को और गहरी चेतना चाहिए। अभी तुम वहां नहीं पहुंचे हो, इसलिए उससे आगे की बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। वह आगे नहीं बोला। उससे आगे की राह पूरी तरह अलग थी। ताक भी अलग, तलवार भी अलग। अभी कह देने से कोई फायदा नहीं था। भविष्य लंबा था, और जब जुएवुया उस मुकाम तक पहुंचेगा तब ये ज्ञान फिर से खोला जाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 198 मित्रता का उत्तर। बस जुएवुया ने उत्साह से कहा, तुमने जो बताया है वह मेरे लिए काफी समय तक समझने को पर्याप्त है। मुझे पूरा विश्वास है, जब मैं इन बातों को पूरी तरह आत्मसात कर लूंगा तो मेरी तलवार कला एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। करण ने मुस्कराकर सिर हिला दिया। धन्यवाद। अचानक जुएवुया ने गंभीरता से झुककर कहा, तुमने मुझे इतनी कीमती तलवार कला सिखाई। मैं नहीं जानता कि इसका बदला कैसे चुकाऊं। यह उपकार मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा। अरे, करण ने तुरंत उसे उठाया और कहा, हम दोस्त हैं, है ना? दोस्तों के बीच ऐसी बातें नहीं की जाती। करण के मन में एक हल्की सी मुस्कान थी। पिछले जीवन में उन दोनों का रिश्ता कितना अजीब था, और सच तो ये था, ये तलवार कला जुएवुया ने ही अपने हाथों से रची थी। आज वह बस चीजों को उनके असली मालिक को लौटा रहा था। इस तलवार कला का नाम है शुद्ध हृदय तलवार। करण ने शांत स्वर में कहा, इसमें कुल 81 चालें हैं। बाद की चालें अलग चेतना की मांग करती हैं। उनकी शक्ति पहली चालों से कई गुना ज्यादा होती है। वह तुम आगे चलकर खुद समझ जाओगे। जुएवुया ने उत्साह से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये तलवार कला मेरे लिए बिल्कुल सही लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारे लिए ही बनाई गई हो। करण मुस्कुराया। हाँ, जुएवुया हंस पड़ा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि करण ने सहजता से कहा, मैंने तुम्हारी तलवार देखी है। मुझे पता था कि यह राह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है, इसीलिए मैंने ये तुम्हें सिखाई। ये वही तलवार कला थी जो जुएवुया ने अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर पर खुद बनाई थी, उसका सबसे गर्वित निर्माण। और आज वह स्वयं उसे सीख रहा था। इस तलवार कला का स्तर? जुएवुया ने संकोच से पूछा। सर्वोच्च स्तर, करण ने सरलता से कहा। वैसे इससे मेल खाने वाली एक साधना पद्धति भी है। चाहोगे क्या? जुएवुया चौंक गया।
इतनी गहरी तलवार कला पहले ही उसके लिए स्वप्न जैसी थी, और अब उसके साथ मेल खाने वाली साधना वह किस स्तर की है? उसने तुरंत पूछा। इस तलवार कला को देखकर वह पहले ही समझ चुका था, यही उसकी भविष्य की राह है। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था, वह भी उसी सर्वोच्च स्तर की है। करण मुस्कुराया। उसका नाम है स्वर्ण शरीर रूपांतरण। ये साधना पद्धति एक संपूर्ण प्रणाली थी, करण के पास मौजूद सबसे मूल्यवान धरोहरों में से एक, और यही जुएवुया की पहचान बनने वाली थी। स्वर्ण शरीर रूपांतरण। जुएवुया ने नाम दोहराया। उसकी आंखें चमक उठीं। नाम ही बता रहा है कि यह साधारण नहीं है। मैं तुम्हें इसकी विधि सिखाऊंगा, करण ने कहा। इसके साथ शुद्ध हृदय तलवार और भी सहज और भी शक्तिशाली हो जाएगी। यह जुएवुया रुक गया। एक और वह तलवार और साधना जिसका उसने सपनों में भी पूरा रूप नहीं देखा था। दूसरी ओर ऐसा उपकार जिसे वह कभी चुका नहीं पाएगा। ये सोच उसे असमंजस में डाल रही थी। करण ने उसकी आंखों में झांका और मन ही मन मुस्कुराया। हजारों वर्षों का मित्र था वह। उसका मन पढ़ना कठिन नहीं था। कुछ उपकार चुकाने के लिए नहीं होते, वे सिर्फ मित्रता के नाम पर दिए जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 199। एक ही नाव पर। क्या हुआ? करण ने जानबूझकर पूछा। जुएवुया ने गहरी सांस ली और कहा, करण, तुम्हारा उपकार मेरे ऊपर इतना बड़ा है कि मैं समझ नहीं पा रहा इसे कैसे चुकाऊं। अगर मैं तुम्हारी दी हुई साधना भी स्वीकार कर लूं तो यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ होगा। कहते हुए उसने आदर से हाथ जोड़ दिए। करण मुस्कुराया। वह जुएवुया को अच्छी तरह जानता था। वह युद्ध का दीवाना था, लेकिन उतना ही सिद्धांतों पर चलने वाला इंसान भी। बिना कारण वह कभी इतना बड़ा उपहार स्वीकार नहीं करता। तो ऐसा करते हैं, करण ने सहज स्वर में कहा। तुम मेरी संस्था के बुजुर्ग बन जाओ, फिर मैं तुम्हें संस्था की साधना सिखाऊंगा और ये पूरी तरह स्वाभाविक होगा। ये सुनकर जुएवुया चौंक गया। तुम्हारी संस्था? उसने अविश्वास से पूछा। और इतनी ऊंचे स्तर की साधना? संस्था की विरासत है। ये कैसी संस्था है? मैंने तो आज तक ऐसी कोई संस्था सुनी ही नहीं। जुएवुया ने उत्तर और दक्षिण घूमे थे, लेकिन जहां इतनी ऊंची साधना हो, ऐसी संस्था उसने कभी नहीं देखी थी। करण ने थोड़ा संकोच से हंसते हुए कहा, क्योंकि वह संस्था अभी अभी बनी है। मैं ही उसका संस्थापक हूँ, और अभी तक शिष्यों के नाम पर सिर्फ बच्चे हैं। सच कहूँ तो कहने में भी थोड़ी हंसी आती है। भैया, त्यानत्यान पास आकर बोली, तुमने संस्था बना ली और मुझे बताया भी नहीं। करण ने उसके सिर पर हाथ फेरा। याद है वह घाटी जहां हम पिछली बार गए थे? संस्था वही है, अभी नई नई बनी है। तुम्हें न पता होना सामान्य है। जुएवुया ने करण को ध्यान से देखा। इतनी कम उम्र और अपनी संस्था, लेकिन फिर उसने सोचा, इस दुनिया में शक्ति ही सम्मान है, और करण में ये योग्यता पूरी तरह मौजूद थी। करण ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो क्या कहते हो, मेरी संस्था में मेरे अलावा कोई बुजुर्ग नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ। अब हमें काबिल लोगों की सख्त जरूरत है। जुएवुया हल्का सा मुस्कुराया, फिर अचानक गंभीर हो गया। मेरे पास आखिरी सवाल है, उसने सीधे करण को देखते हुए कहा। तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? तुम जानते हो, ऐसी साधनाएं अनमोल खजाने होती हैं। अगर इसकी खबर फैल जाए तो न जाने कितने पुराने दैत्य बाहर आ जाएंगे। फिर भी तुम ये सब मुझे दे रहे हो? करण ने भी उसी गंभीरता से जुएवुया की आंखों में देखा। क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, उसने बिना हिचक कहा। इस साधना के बारे में मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताया। मेरी संस्था के शिष्य भी यह नहीं जानते कि वे कितनी ऊंची साधना कर रहे हैं। और तलवार कला में भी मैंने अभी सिर्फ शुरुआती चालें ही सिखाई हैं। जुएवुया कुछ पल निःशब्द रहा, फिर उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। मैं भी तुम पर भरोसा करता हूँ, उसने स्पष्ट स्वर में कहा। मैं तुम्हारी संस्था में शामिल होता हूँ। स्वागत है, करण ने हंसते हुए
हाथ आगे बढ़ाया। जुएबुया ने अपना पतला हाथ बढ़ाया और दोनों ने हाथ मिला लिया। ज़ियून पर्वत की हवा में दो पुराने मित्र एक बार फिर सच्चे साथी बन चुके थे। हाहा, करण हंसा। अब मेरी संस्था में थोड़ी रौनक तो आएगी। जुएबुया ने नाक छूते हुए कहा, पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है मैं तुम्हारी चोरी की नाव में चढ़ गया हूँ। चिंता मत करो, करण मुस्कुराया, जब तक मैं हूँ तुम भूखे नहीं रहोगे। एक कौर मैं खाऊंगा, एक कौर तुम्हारा भी होगा। ज़ियून पर्वत में एक नई कहानी शांत चुपचाप लिखी जा चुकी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 200 अनोखी किस्मत। अपनी कहानी बताओ, करण ने शांत स्वर में कहा। हालांकि वह जुएबुया के बारे में सब कुछ पहले से जानता था, लेकिन जुएबुया यह नहीं जानता था, अगर वह बिना पूछे सब कुछ बता देता तो गलतफहमी पैदा हो सकती थी। जुएबुया ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं बचपन से जंगल में पला बड़ा हूँ। एक बाघिन ने मुझे पाला था। जब वह मर गई तो मैं जंगल से बाहर आया, फिर एक संस्था में गया तलवार सीखने के लिए, लेकिन बाद में मेरी पूरी संस्था नष्ट कर दी गई। मैं किसी तरह जान बचाकर भागा। जब शक्तिशाली बना तो वापस जाकर अपनी संस्था का बदला लिया। उसके बाद से मैं अकेला दुनिया भर में भटकता रहा। ये तो बहुत दुखद है। त्यानतियान ये सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ी। अरे, जुएबुया ने सिर खुजलाया, उसे थोड़ा संकोच हुआ। करण हंसते हुए बोला, बहन, ये इतने शक्तिशाली हैं, पिताजी से भी 100 गुना मजबूत, इसमें दुखद क्या है? त्यानतियान ने थोड़ा सोचा, ये भी सही है। करण ने आगे कहा, अब समझ आया कि तुम्हारी तलवार इतनी सीधी और निर्दयी क्यों है। तुमने ज्यादातर समय जानवरों से लड़ते हुए गुजारा है। इस समय जुएबुया की तलवार कला सरल थी, तेज, निर्दयी और सटीक। भले ही उसमें सजावट न हो, लेकिन उसमें एक असली तलवार योद्धा की झलक साफ थी। अब तुम बताओ, जुएबुया ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? उसके लिए अकेलापन कोई दुख नहीं था। जब तक तलवार साथ थी, वह कभी अकेला नहीं था। करण ने सिर हिलाया और किन परिवार की बुनियादी कहानी सुनाई। ल्यूचेंग परिवार के संघर्ष और हाल की घटनाएं, सब कुछ। कुछ देर बाद वह रुक गया। ये बातें पूरे ल्यूचेंग को पता हैं। करण मुस्कुराया, तुम भी धीरे धीरे सब जान जाओगे। अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो तुम नहीं जानते। ओह, जुएबुया की दिलचस्पी जाग उठी। सबसे पहले करण हल्का सा हंसा, मैं अभी मार्शल स्तर पर हूँ और मेरी जन्मजात शक्ति है देव स्तरीय प्रतिभा। औषधि देव का शरीर, देव स्तरीय प्रतिभा। जुएबुया की आंखें फैल गईं। तुम्हारी प्रतिभा जाग चुकी है, लेकिन देव स्तर क्या होता है? करण ने समझाया, तुम जानते हो कि प्रतिभाएं 4 प्रकार की होती हैं। सबसे ऊंची स्वर्ग स्तर की होती है, लेकिन जो बहुत कम लोग जानते हैं, स्वर्ग स्तर के ऊपर भी एक स्तर होता है, देव स्तर। देव स्तर, जुएबुया बुदबुदाया, स्वर्ग से भी ऊपर तो नाम देव स्तर ही होगा। तो फिर देव स्तर और स्वर्ग स्तर में फर्क क्या है? मार्शल कला से जुड़ी बातों में जुएबुया की दिलचस्पी सबसे ज्यादा थी। करण मुस्कुराया और बोला, देव स्तरीय प्रतिभा दुनिया में सिर्फ एक ही होती है, जैसे मेरी औषधि देव की प्रतिभा। जब तक मैं जीवित हूँ, कोई दूसरा इसे जागृत नहीं कर सकता, सिर्फ एक। जुएबुया सन रह गया। ये जानकारी उसके लिए झकझोर देने वाली थी। करण ने आखिरी बात कही, और जहां तक मुझे पता है, अब तक किसी ने भी तलवार से जुड़ी देव स्तरीय प्रतिभा हासिल नहीं की है। उसने मुस्कराकर जोड़ा, तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। हवा अचानक गहरी हो गई। ज़ियून पर्वत में एक नई महत्वाकांक्षा जन्म ले चुकी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 201 देव स्तर की चाह। अब तक किसी ने भी तलवार से जुड़ी देव स्तरीय प्रतिभा हासिल नहीं की है। जुएबुया अपने हाथ में पकड़ी तलवार को देखते हुए खुद से बुदबुदाया, फिर उसकी आंखों में एक तेज चमक उभरी। तो फिर मुझे ही देव स्तरीय तलवार प्रतिभा हासिल करनी होगी।
करण ने ये सुनकर मन ही मन संतोष की सांस ली। पिछले जीवन में जुएबुया ने सिर्फ स्वर्ग स्तर की प्रतिभा जागृत की थी, इसी कारण वह सर्वोच्च शिखर छू नहीं पाया था। लेकिन अब अगर जुएबुया जैसी प्रतिभा को देव स्तर का सहारा मिल जाए तो उसका अंत एक ही हो सकता था, सर्वोच्च योद्धा। पिछले जीवन की वह अधूरी कहानी अब पूरी होने वाली थी। एक बात पूछूं? जुएबुया ने जिज्ञासा से कहा। तुम्हें देव स्तरीय प्रतिभा कैसे मिली? फिर तुरंत जोड़ा, अगर बताना उचित न हो तो छोड़ दो। करण ने सिर हिलाया। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। मेरे लिए ये प्रक्रिया काफी सरल थी। मैंने बिना किसी जन्मजात प्रतिभा के औषधि विद्या में सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया और उसी क्षण देव स्तरीय औषधि देव का शरीर स्वतः जागृत हो गया। जुएबुया ने धीरे से सिर हिलाया। वाकई देव स्तर की बातें साधारण नहीं हो सकती थीं। तुम हैरान नहीं हो? करण ने थोड़ा अचरज से पूछा। किस बात पर? जुएबुया ने उसे खाली नजरों से देखा। करण ने नाक छूते हुए कहा, मैंने कहा कि मैं औषधि देव हूँ। तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई? जुएबुया ने भौहें सिकुड़ी। औषधि देव का स्तर क्या होता है? एक पल के लिए करण स्तब्ध रह गया, फिर उसे समझ आया। यह आदमी हैरान नहीं था, उसे तो पता ही नहीं था कि औषधि देव क्या होता है। करण ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम औषधि गुरुओं के बारे में जानते हो, है ना? बिल्कुल, जुएबुया ने कहा, मैंने कई बार औषधियां ली हैं। वह पेशा हमेशा से बहुत सम्मानित रहा है। तो सुनो, करण ने समझाना शुरू किया। औषधि विद्या के स्तर भी योद्धाओं की तरह क्रम में होते हैं। शिष्य, औषधि गुरु, महान औषधि गुरु, औषधि आचार्य, औषधि आत्मा, औषधि राजा, औषधि सम्राट, औषधि संत, और इन सब के ऊपर औषधि देव। जुएबुया पूरी तरह सन रह गया। तो औषधि देव का मतलब औषधि विद्या का शिखर? हाँ, करण ने सिर हिलाया। और मैं वहीं तक पहुंच चुका हूँ। तुम? जुएबुया अचानक उछल पड़ा। तुम औषधि देव हो? करण ने शांत भाव से सिर हिला दिया। इसी कारण उसने आगे कहा, मैं योद्धा स्तर पर होते हुए भी सीधे उच्च स्तर तक पहुंच सका। ये सब औषधि देव के शरीर की वजह से है। देव स्तरीय प्रतिभा। जुएबुया धीरे धीरे बुदबुदाया। 2 स्तर लांघ देना, ये तो कल्पना से भी परे था। वह शब्द ढूंढता रह गया, लेकिन कोई शब्द काफी नहीं लग रहा था। करण ने उसकी हालत देखकर बात यहीं रोक दी। अगर उसे पता चले कि औषधि देव का शरीर 3 स्तर तक सीधे छलांग लगवा सकता है, तो शायद वह सच में सदमे में चला जाए। मेरे बारे में बस इतना ही है, करण ने हाथ हिलाते हुए कहा। संस्था के बारे में तुम वहां पहुंचकर खुद देख लेना, यहाँ शब्दों में समझाना मुश्किल है। जुएबुया ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि करण ने सब कुछ बहुत साधारण ढंग से कहा था, लेकिन वह जानता था यह बातें दुनिया को हिला देने के लिए काफी थीं। औषधि देव, देव स्तरीय प्रतिभा, और अब तलवार की वही राह। उसने मन ही मन एक बात तय कर ली, यह मित्रता उसके जीवन की सबसे बड़ी किस्मत है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 202 नीलामी की आहट। त्यान। करण ने गंभीर स्वर में कहा, भैया से जुड़ी कोई भी बात किसी को नहीं बतानी, पिताजी को भी नहीं, माँ को भी नहीं, समझी? त्यान ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वह जानती थी ये बातें बहुत ज्यादा अहम हैं। जितने कम लोग जाने उतना अच्छा। मेरी बहन सबसे समझदार है। करण मुस्कुराया। घर जाकर मैं तुम्हें और मिठाई दूंगा। सच? त्यान ने उंगलियों पर गिनना शुरू किया। मुझे 150 चाहिए। नहीं, 200। ठीक है। करण हंस पड़ा। घर जाकर 200 दूंगा। या त्यान खुशी से उछल पड़ी। फिर करण जुएबुया की ओर मुड़ा। चलो अब चेन्यांग शहर लौटते हैं। मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। जियुन पर्वत में घूमते रहने का अब कोई कारण नहीं था, और जुएबुया तो वैसे भी घूमने वालों में से नहीं था। एक बात, जुएबुया ने तुरंत कहा, मुझे भाई मत बुलाओ, मैं ये सुनने के काबिल नहीं हूँ।
मुझे बस मेरे नाम से बुलाओ। औषधि देव को भाई कहना यह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। करण हंसा, लेकिन उम्र में तो तुम मुझसे बड़े हो, मार्ग में उम्र नहीं देखी जाती, जुएबुया ने गंभीरता से कहा। कौशल देखा जाता है, तुम मुझसे बेहतर हो, इसलिए नाम से ही बुलाना ठीक है। करण ने सिर हिलाया। ये बात जुएबुया की फितरत के बिल्कुल अनुकूल थी। ठीक है, करण मुस्कुराया। तो चलो। जुएबुया चेन्यांग शहर। जुएबुया आगे आगे चला, करण और तियान उसके पीछे पीछे। कुछ ही देर में तीनों चेन्यांग शहर पहुंच चुके थे। चलो, करण ने चारों ओर देखकर कहा। पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ी प्यास लग रही है। पास ही कई चायखाने थे, तीनों एक चायखाने में बैठ गए। ओ भैया, करण ने आवाज दी, सबसे अच्छी चाय लाओ। 3 प्याले। अभी लाया। दुकानदार ने तेजी से चाय रख दी। लंबा रास्ता, लड़ाई और चर्चा। करण सच में प्यासा था। उसने एक ही सांस में चाय पी ली। तभी बगल की मेज से धीमी आवाज आई, सुना है आज ज़ियून नीलामी गृह में बड़ी नीलामी है, हम जैसे लोग कहाँ अंदर जा पाएंगे। दूसरे ने कहा, या तो योद्धा की हैसियत चाहिए या फिर हजारों की दौलत, वरना दहलीज भी नहीं लांघने देंगे। साल की सबसे बड़ी नीलामी है, किसी ने जोड़ा, अंदर जाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। नीलामी। करण की आंखें हल्की सी चमक उठीं। ऐसी नीलामी में उसे जरूर वह चीज मिलेगी जिसकी उसे तलाश थी। वह ये नहीं भूला था चेन्यांग आने का असली मकसद। जुएबुया। करण मुस्कुराया। नीलामी देखने चलें। जुएबुया ने बिना हिचक सिर हिलाया। जब सामने आ ही गई है तो क्यों न देखें। चेन्यांग शहर की हलचल के बीच एक और कहानी चुपचाप आगे बढ़ रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 203 नीलामी का मंच। ठीक है, करण ने सिर हिलाया और ऊंची आवाज में बोला। ओ भैया, हुजूर, क्या आदेश है। दुकानदार का सहायक तुरंत पास आ गया। करण ने जेब से एक निम्न स्तर की मुद्रा निकाली, उसके हाथ में दी और पूछा, इस ज़ियून नीलामी गृह के बारे में थोड़ा बताओ। जरूर। सहायक की आंखें चमक उठीं। ज़ियून नीलामी गृह चेन्यांग शहर का सबसे बड़ा नीलामी स्थल है। यह चेन्यांग के गु परिवार के अधीन है। आप जानते हैं न, गु परिवार चेन्यांग के सबसे बड़े परिवारों में से एक। ताकत और प्रभाव दोनों में अव्वल। करण ने हल्के से सिर हिलाया। उसे याद था, यही वह परिवार था जिसने पहले ल्यूचेंग से आने वाला रास्ता सील कर दिया था। हालांकि अब रास्ता खुल चुका था, लेकिन यहाँ अब भी हर तरफ भारी दबाव महसूस हो रहा था। कोई भी परिवार किसी ताकतवर को नाराज नहीं करना चाहता था। दुकानदार का सहायक आगे बोलता रहा, और आज की रात ज़ियून नीलामी गृह की सबसे बड़ी नीलामी है। आज जो चीजें बिकेंगी वे ऐसी होंगी जो आम दिनों में देखने को भी नहीं मिलती। मेहमान अगर ताकत और साधन रखते हों तो आज की नीलामी जरूर देखनी चाहिए, कभी पछतावा नहीं होगा। ठीक है, करण ने कहा। उसने एक और मुद्रा सहायक को दी। तुम जा सकते हो। धन्यवाद हुजूर। सहायक ने खुशी खुशी झुककर सलाम किया और चला गया। चाय पीते हुए करण की रुचि नीलामी में और गहरी हो गई। कुछ ही देर में रात ने पूरे चेन्यांग शहर को अपने आगोश में ले लिया। गलियां, सड़कें, हर जगह भीड़ थी, और सबसे ज्यादा रौनक ज़ियून नीलामी गृह के बाहर। चारों ओर योद्धा ही योद्धा। करण सीधे नीलामी गृह के मुख्य द्वार तक पहुंचा और आगे बढ़ गया। तभी धूसर वस्त्र पहने एक योद्धा उसके सामने आ खड़ा हुआ। प्रवेश के लिए योद्धा की हैसियत या फिर प्रति व्यक्ति एक मध्यम स्तर की मुद्रा। जुएबुया एक कदम आगे बढ़ा। उसके शरीर से हल्की सी आभा स्वतः फैल गई। कृपया अंदर आइए महोदय। धूसर वस्त्रधारी तुरंत झुक गया। करण, तियान और जुएबुया बिना रुके अंदर प्रवेश कर गए। भीतर से एक दासी आई और आदर से बोली, महोदय, हमने आपके लिए ऊपर एक कक्ष तैयार किया है। वहां से पूरा नीलामी मंच स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, करण ने कहा। आगे चलो। दासी उन्हें ऊपर ले गई। यहाँ से आप मूल्य की घोषणा कर सकते हैं।
उसने पास रखी पत्थर जैसी वस्तु की ओर इशारा करते हुए कहा, आपकी आवाज सीधे मंच तक पहुंचेगी। करण ने एक नज़र में ही समझ लिया। पूरा नीलामी स्थल विशेष व्यवस्थाओं से घिरा हुआ था। आवाज का आदान प्रदान इन्हीं के सहारे होता था। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बस बुलाए। दासी ने कहा, मैं अभी चली जाती हूँ। दासी के जाते ही करण ने मेज पर रखे फल उठाए और एक कौर लिया। नीचे बैठे योद्धाओं की भीड़ को देखते हुए वह मुस्कुराया। लगता है आज की नीलामी में चेन्यान के सारे ताकतवर लोग इकट्ठा हो गए हैं। जुएबुया ने भी मुस्कराकर कहा, हाँ, आज की नीलामी वाकई देखने लायक लगती है। त्यानतियान को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस फल स्वादिष्ट लग रहे थे और नीचे की हलचल दिलचस्प। कुछ ही देर में नीचे अचानक सन्नाटा छा गया। एक आकर्षक स्त्री नीलामी मंच पर आई और मुस्कराकर बोली, आज उपस्थित सभी मेहमानों का ज़ियुन नीलामी गृह में स्वागत है। आज की नीलामी आपको निराश नहीं करेगी। शुरू करो। भीड़ में से कई आवाजें गूंज उठीं। देखते हैं आज क्या लेकर आए हो। नीलामी का पर्दा आखिरकार उठ चुका था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 204 यानवान गजुई। मंच पर खड़ी आकर्षक स्त्री मुस्कराकर हंसी और बोली, चिंता न करें, हमारा ज़ियुन नीलामी गृह कभी भी अपने मेहमानों को निराश नहीं करता। तो आइए। उसने हाथ उठाया। पहली नीलामी वस्तु पेश की जाए। उसकी बात खत्म होते ही एक वस्तु मंच पर लाई गई। यह एक तलवार थी। तलवार की धार रत्नों की तरह चमक रही थी। म्यान और मूठ बेहद बारीकी से तराशी गई थीं। पहली नज़र में ही उसकी कीमत आंकी जा सकती थी। वाह, कितनी सुंदर तलवार है। त्यानतियान की आंखें तुरंत चमक उठीं। जुएबुया ने सिर्फ एक नज़र डाली और सिर हिला दिया। दिखावा है, बेकार चीज, बेकार। त्यानतियान ने हैरानी से पूछा, इतनी सुंदर तलवार बेकार कैसे हो सकती है। करण हंसा और समझाया, तलवार सुंदर दिखने के लिए नहीं होती। तलवार का काम है लड़ना। इस तलवार को इतना सजाया गया है कि यह तलवार होने का अपना असली काम खो चुकी है। इसीलिए जुएबुया ने इसे दिखावा कहा। त्यानतियान ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हालांकि उसे तलवार बहुत पसंद आई थी, लेकिन नीचे बैठी अमीर परिवारों की युवतियां तो उस पर पूरी तरह मोहित हो चुकी थीं। इस तलवार का मूल्यांकन हमारे नीलामी गृह के विशेषज्ञों ने किया है। मंच की स्त्री ने मुस्कराकर कहा, आरंभिक मूल्य 1000। मध्यम स्तर की मुद्रा। आवाज गिरते ही नीचे बोली लगने लगी, 1100, 1200, 1500। कुछ ही पलों में मूल्य 2200 तक पहुंच गया और फिर रुक गया। ठक, स्त्री ने हथेली बजाए। ये तलवार झांग परिवार की युवती को जाती है। झांग परिवार वाकई झांग परिवार है, उसने हंसते हुए जोड़ा। चेन्यान के दो सबसे बड़े परिवारों में से एक। चलो अब ये खिलौने हटाओ। नीचे से एक योद्धा चिल्लाया, कुछ असली चीजें लाओ। हाँ, दूसरा गरजा, जो सिर्फ अमीर घरों की लड़कियों के काम आए, वो मत दिखाओ। मंच की स्त्री ने फिर से ताली बजाई। इस बार लाल कपड़ा हटाया गया। अब जो वस्तु नीलामी में है, उसने गंभीर स्वर में कहा, वह एक औषधीय पौधा है, 7वें स्तर का यानवान गजुई। अगर इससे विष औषधि बनाई जाए तो यह उच्च स्तर के योद्धा को भी मौत के करीब पहुंचा सकता है, और अगर इसे सीधे उपयोग किया जाए तो साधारण योद्धा इसके सामने टिक नहीं सकता। आरंभिक मूल्य 100। उच्च स्तर की मुद्रा। कपड़ा हटते ही एक पारदर्शी सा औषधीय पौधा सबके सामने आ गया। उसी पल करण सीधा बैठ गया। यानवान गजुई, यही वह पौधा था जिसकी उसे तलाश थी। भले ही यह अकेले पूरा समाधान न हो, लेकिन एक औषधीय पौधा मतलब एक नई उम्मीद। अगर बाकी चीजें न भी मिलीं तो भी इससे वह जहर को काफी समय तक दबा सकता था। 7वें स्तर का इतना दुर्लभ पौधा चेन्यान जैसे शहर में, ये सच में करण के लिए अप्रत्याशित था। 120, किसी ने बोली लगाए। 200, अचानक पास के एक कक्ष से गंभीर आवाज आई। पूरा नीलामी हॉल एक पल को शांत हो गया। 200, उच्च स्तर की मुद्रा।
ये कीमत इतनी ऊंची थी कि ज्यादातर लोग सोच में पड़ गए। क्या ये सिर्फ एक औषधीय पौधे के लिए वाकई उचित था? करण की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 205 हजार की बोली। नीलामी हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। इसी मौन के बीच करण की शांत आवाज गूंजी। 300 उच्च स्तर की मुद्रा। मंच पर खड़ी आकर्षक स्त्री उत्साह से बोल उठी, क्या कोई इससे ज्यादा बोली लगाएगा? 300, ये कीमत उसके अनुमान से कहीं ज्यादा थी। वह हथौड़ा गिराने ही वाली थी कि पास के कक्ष से फिर आवाज आए, 350, 350। स्त्री ने आंखें चमकाते हुए कहा, क्या कोई और? उसकी नजर सीधे करण वाले कक्ष पर टिकी थी। कुछ पल बीते, कोई जवाब नहीं। वह फिर से हथौड़ा उठाने लगी। तभी करण की हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज आई, 500। पूरा हॉल एक बार फिर हलचल में आ गया। 500 उच्च स्तर की मुद्रा। ये कीमत अब तक से काफी आगे निकल चुकी थी, लेकिन करण के लिए मुद्रा का कोई अर्थ नहीं था। सीमा परिवार की संपत्ति अब भी उसके पास थी और अभी संस्था के शिष्यों को उस धन की जरूरत नहीं थी। 500 नीचे कोई बुदबुदाया, इतनी कीमत सिर्फ तभी समझ में आती है जब कोई इसे औषधि में बदल सके। मजाक मत करो, दूसरा हंसा। 7वें स्तर के पौधे को संभालने के लिए महान औषधि गुरु चाहिए। चेन्यांग में ऐसा कौन है? मंच की स्त्री औपचारिक स्वर में बोली। 500 उच्च स्तर की मुद्रा। क्या कोई और बोली? वह जानती थी ये कीमत लगभग अंतिम है। तभी पास वाले कक्ष से एक चिड़ी हुई आवाज आई। 600 स्वर में स्पष्ट झुंझलाहट थी। करण ने धीरे से उसी कक्ष की ओर देखा। 600 ये पौधे की वास्तविक कीमत से कई गुना ज्यादा था, लेकिन सामने वाला रुकने वाला नहीं लग रहा था। करण हल्का सा मुस्कुराया। उसके लिए ये प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी। 1000, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन प्रभाव पूरे हॉल पर। 1000। मंच की स्त्री खुशी से लगभग कांप उठी। 1000 उच्च स्तर की मुद्रा। उसकी आवाज रोमांच से भर गई। क्या कोई इससे ऊपर? पूरे नीलामी हॉल में पूर्ण सन्नाटा छा गया। 1000। अब ये औषधीय पौधे की नीलामी नहीं थी, यह पहचान और हैसियत की टक्कर बन चुकी थी। दूर एक साधारण से कक्ष में एक मध्य आयु व्यक्ति गंभीर स्वर में बोला, पता लगाओ झांग परिवार को ये पौधा क्यों चाहिए। उसके पीछे खड़े योद्धा तुरंत झुक गए। जी मुखिया। पास खड़ा युवक फुसफुसाया, पिताजी, क्या आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? मध्य आयु व्यक्ति की आंखें गहरी हो गईं। अजीब है, वह धीरे बोला, झांग परिवार को इस पौधे की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी वे इतनी दूर तक बोली लगा रहे हैं। जब दुश्मन किसी चीज के लिए इतना जोर लगाए तो उसे पाना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है। नीलामी हॉल में हवा और भारी हो गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।